गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं मेमोरी। कल मैंने आपको बताया था कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है और ये कौन कौन सी मेमोरी होती है। जैसे मैंने स्टैटिक और डायनेमिक बताया, मैंने वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी बताया। ठीक है, आज अपन उसी मेमोरी को आगे लेते हैं कि कौन कौन सी मेमोरी होती है और वो मेमोरी क्या काम करती हैं। ठीक है, चलिए तो कंप्यूटर की मेमोरी का मुख्य वर्गीकरण अगर हम देखें तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी लोग बोलते हैं। यानी कहा जाए कि पहली प्राइमरी मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, कुछ लोग सेकेंडरी मेमोरी को एक्सक्लेरेटरी मेमोरी या बैकअप मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इनका हम जो वर्गीकरण करेंगे ये अलग होगा। तो सबसे पहले अपन चलते हैं वहीं जहां अपनी फाइल बनी हुई है। तो अपनी फाइल बनी है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप देखते होंगे कि अपन एक BCA नाम की फाइल बनाए हुए हैं। ठीक है, और इस BCA नाम की फाइल पे अपन कई सारे चीज़ें आपको क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, ये मैंने कल वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी बताया था। वोलेटाइल मेमोरी का सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने रैम दिया था और नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल सबसे अच्छा आपका रोम दिया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ नेक्स्ट अपन जो बात करने आए हैं वो किसकी करते हैं, मेमोरी की। ठीक, ठीक है, तो अगर हम कहें तो पहले आपकी होती है जैसे कल मैंने बताया कि वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है, लेकिन इसी को प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। दूसरा आपका सेकेंडरी या एक्सप्लेनेटरी। सेकेंडरी और क्लियरली मेमोरी, या और मतलब इसको कई बोलते हैं, सेकेंडरी और एक्सक्लेरेटरी मेमोरी, या और कहा जाए तो बैकअप मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, यानी मेमोरी दो तरह की होती है। टाइप्स ऑफ मेमोरी अगर हम बात करें तो मेमोरी दो तरह की होती हैं। एक पहली होती है आपके प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, और प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में देखिए दोनों में अंतर क्या है ये भी आप देख सकते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में देखिए तो मेन मेमोरी जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं और प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। जैसे इसमें सेकेंडरी और एक्सक्लेरेटरी मेमोरी या बैकअप मेमोरी, तो यहाँ मेन मेमोरी भी कह सकते हो। ठीक है, मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो चाहे मेन मेमोरी बोलिए या प्राइमरी मेमोरी बोलिए या सेकेंडरी मेमोरी बोलिए, ये एक्सक्लेरेटरी मेमोरी बोलिए या बैकअप मेमोरी बोलिए, ये आपके अलग अलग नाम दिए हुए हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ ये दो प्रकार की मेमोरियाँ हैं, मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। अपन उठाते हैं अब मेन मेमोरी को, चाहे आप उसको, मैंने उठा लिया यहाँ पे मेन मेमोरी, मेन मेमोरी। ठीक, अब मेन मेमोरी में क्या चीज होती है, तो आप देखिए मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। पहले चीज आप ध्यान दीजिए कि मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। ठीक है,
मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी सेमी कंडक्टर मेमोरी होती है। इसका उपयोग कंप्यूटर के ऑपरेशन के दौरान, याद रखिए, इसका यूज या इसका उपयोग कंप्यूटर के ऑपरेशन के दौरान प्रोग्राम व डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। ठीक है, मेन मेमोरी का जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो ये डेटा को स्टोर करती है। ठीक है, स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, मेन मेमोरी में लोकेशन सीपीयू द्वारा सीधे ही एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, मेन मेमोरी का लोकेशन सीपीयू द्वारा, सीपीयू आप जानते होंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके पहले मैंने आपको बताया था एएलयू, सीयू, रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप, ये मैंने आपको बताया था। तो मेन मेमोरी सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम ब्रेन भी कहते हैं कंप्यूटर का, ठीक है, एक्सेस की जा सकती है। इसकी रैंडम एक्सेस प्रॉपर्टी होती है, एक्सेस टाइम बहुत कम होता है। जैसे मैंने आपको सेमीकंडक्टर मेमोरी के बारे में बताया था कि इसका एक्सेस टाइम बहुत कम होता है। मेन मेमोरी या प्राइमरी या सेमीकंडक्टर मेमोरी सब एक ही है। मेन मेमोरी बोल सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हैं या सेमीकंडक्टर मेमोरी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर इनकी हम गुण की बात करें, मेन मेमोरी के फीचर्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन मेमोरी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो जो मेन मेमोरी होती है बहुत फास्ट होती है। क्या होती है? बहुत फास्ट होती है। और फास्ट कौन सी होती है आपको मैं बताता हूँ। सेमीकंडक्टर मेमोरी ही मेन मेमोरी कहलाती है और प्राइमरी मेमोरी ही मेन मेमोरी कहलाती है। तो यानी अगर वो आपसे मेन मेमोरी के गुण पूछ लिया जाए, यानी फीचर्स पूछे तो वही है, प्राइमरी मेमोरी के फीचर्स पूछे जाए तो, और या फिर आपके सेमीकंडक्टर मेमोरी के फीचर्स पूछे जाए तो वही। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यानी उसी के नाम है। जैसे आप एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पढ़ते हैं, ठीक है, या मैं हिंदी में अगर आपको बताऊं तो आप पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं तो कहते हैं ना, घर, ग्रह, भवन, सदन, गेह, निकेतन, तो ये उसी का नाम है। इसी तरह यहाँ मेन मेमोरी का नाम भी यही चीज है कि कुछ भी हो, यानी मेन मेमोरी हो या प्राइमरी मेमोरी हो या सेमीकंडक्टर मेमोरी, ये तीनों एक ही कहलाती हैं। इनमें कंफ्यूज आपको नहीं होना। कैसे बच्चे में बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर प्राइमरी मेमोरी क्या है, मेन मेमोरी क्या है सर, और सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या है। तो ये तीनों एक ही होती हैं। तो पहला इसमें इसके जो एडवांटेज है, ये फीचर्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये बहुत फास्ट होते हैं। ठीक है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है छोटे आकार की होती है, यानी बहुत इसका जो साइज होता है, साइज की मैं बात कर रहा हूँ, ये साइज जो बहुत छोटे आकार की होती है, बहुत बड़ी नहीं होती है। और ये बहुत हल्की होती है। इसके गुण है कि ये बहुत हल्की होती है। और तीसरा, इसमें पावर की खपत बहुत कम होती है। ये इसके गुण है, यानी इसमें पावर की खपत बहुत कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब बात करते हैं अपन कि रैम सब कोई जानता है, क्या आप जानते हैं रैम? शायद जानते हो तो ठीक है, नहीं आपके सीपीयू में जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसमें करीब 6 इंच की जो स्केल होती है, स्केल तो आप जानते होंगे, पटरी उसको बोलते हो, नापते हो, ठीक है, उसमें आप देखते होंगे कि कुछ इंच होते हैं उसमें, और कहा जाए कि सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो जो 6 इंच की स्केल है लगभग उससे थोड़ा सा कम एक उसी आकार की, यानी कहा जाए कि उतनी ही चौड़ी आपके एक रैंडम एक्सेस मेमोरी लगी हुई होती है। कहूं अगर आप देख सकते हैं तो ये, ठीक, अगर आप देख लें तो बहुत अच्छी बात है। रैम ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, या मैं आपको रैम सर्च करके भी दिखा सकता हूँ कि रैम कैसे होती है। तो मैं यहाँ सर्च करके भी आपको बता सकता हूँ कि रैम किस तरह की होती है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, इसको ये किस आकार की होती है ये मैं आपको यहाँ पे वीडियोस में भी दिखाई देता हूँ। ठीक है,
ये देख सकते हो, ये है, ठीक, ये देखिए, ये रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इस तरह की होती है। क्लियर? ठीक है, तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी समझ पा रहे हैं, ये ग्रीन कलर की है और इसमें ये छोटे छोटे सर्किट्स बने हुए होते हैं और इन्हीं के माध्यम से हमारा डेटा की जो स्पीड होती है वो बढ़ती है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब रैम जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि बहुत फास्ट होती है, तो ये रैम की भी विशेषता है कि ये बहुत फास्ट होती है। रैम में डेटा के इंस्ट्रक्शन को सीधे स्टोर करने हैं तो इसकी किसी भी लोकेशन को बिना क्रम के अर्थात रैंडम एक्सेस किया जा सकता है। यानी हम अगर जो भी चीज़ यहाँ पे कंट्रोल प्लस एफ कर दें तो सेम होता है कि जैसे ही सेव होगा तो डेटा जाके रैंडम में रैंडम एक्सेस मेमोरी में जाके सेव हो जाएगा। यानी कहा जाए इसके पहले जैसे मैंने बताया है कि ये देखिए मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी रोम होती है। यानी रैम अभी हम जो काम कर रहे हैं ये अभी रैम पे ही हम काम कर रहे हैं, ये कहीं भी सेव हो जाएगी। ठीक है, दूसरा रैम एक फास्ट मेमोरी है, जैसे मैंने अभी बता चुका हूँ, अर्थात इसका एक्सेस टाइम बहुत कम होता है। अभी इसके पहले जैसे छोटे आकार की होती, बहुत बड़े, ये भी मैंने अभी आपको और विद्युत सप्लाई बहुत कम होता है। यानी कहा जाए कि रैम को प्रकृति वोलेटाइल बोला जाता है। इसका अर्थ है कि यह केवल तभी तक कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करती है जब तक कि इसे विद्युत प्रदाय होता रहता है। ठीक है, विद्युत प्रदाय मतलब कि अभी जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मैंने इस फाइल में काम कर रहा हूं और इस फाइल में काम करते हुए मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया है, तो अगर फाइल को मैंने सेव नहीं किया है तो फाइल और लाइट चली जाएगी तो आपकी फाइल चली जाएगी, आपके अंदर फाइल के अंदर जो भी डेटा होगा वो पूरा का पूरा डेटा भी चला जाएगा। लेकिन अगर आपने फाइल को सेव किया है तो आपका डेटा बच जाएगा। यानी कहा जाए कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में करंट की चीजें हैं, अगर आप सेव नहीं कर रहे हैं और लाइट गई तो वो आपका डेटा गया। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इसके स्टोर इंफॉर्मेशन विद्युत प्रदाय अवरुद्ध होने पर नष्ट हो जाती है। जैसे मैंने कल भी बताया था कि जैसे ही लाइट जाती, मान लीजिए मैं अभी काम कर रहा हूँ, एकाएक पावर सप्लाई खत्म हो जाए तो जो भी मैं अभी यहाँ पे लिखा हूँ वो पूरा का पूरा डेटा मेरा चला जाएगा। ठीक है, रैम का उपयोग मुख्य रूप से ऐसे इंस्ट्रक्शन व इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में होता है जिनकी आवश्यकता सीपीयू को प्रोसेसिंग के दौरान होती है, सीपीयू को प्रोसेसिंग के दौरान होती है। ठीक है, तो रैम की आवश्यकता में तब होती है। अब आती है बात कि रैम कितने प्रकार की होती हैं। ये भी एक क्वेश्चन है कि कितने टाइप की होती हैं रैम। तो मैं आपको बता दूं कि रैम दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? रैम दो प्रकार की होती है। पहला स्टैटिक रैम होती है और दूसरा डायनेमिक रैम होती है। ठीक है, तो रैम टू टाइप की होती है। पहला स्टैटिक रैम, और दूसरा डायनेमिक रैम। ठीक, यानी रैम दो तरह की होती है। अब आपको मान लीजिए सिर्फ ये लिखने को आता है कि रैम को एक्सप्लेन कीजिए, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो रैम दो तरह की होती है, पहला स्टैटिक रैम और दूसरा डायनेमिक रैम। ठीक है, स्टैटिक रैम में कोई इंफॉर्मेशन तब तक रहती है जब तक कि उसे विद्युत प्रदाय होता रहता है। अब यहाँ भी समझिएगा, रैम में भी जो दो तरीके होते हैं उन दो तरीकों को समझिएगा कि पहला है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम वो है जिसमें कोई इंफॉर्मेशन तब तक स्टोर रहती है जब तक कि विद्युत जो हमें मिलती रहती है, विद्युत प्रदाय होती रहती है। यानी जो विद्युत हमें मिलती रहती है तब तक हम उस
रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी स्टैटिक रैम पे होते हैं। ठीक है, दूसरा है स्टैटिक रैम में पावर की खपत ज्यादा होती है। याद रखिए, स्टैटिक जो रैम होती है उसमें पावर की खपत ज्यादा होती है। यानी कहा जाए तीसरा इसका अगर मैं गुण की बात करूं तो ज्यादा खर्चीली होती है। ठीक है, स्टैटिक रैम ज्यादा खर्चीली होती है। चौथा, ये उच्च गति की होती है। ठीक है, हाई स्पीड जिसको बोलते हैं, ये हाई स्पीड की होती है यानी उच्च गति की होती है। चौथा या पांचवा अगर मैं बात करूं तो स्टैटिक रैम को डायनेमिक रैम की भांति किसी सर्किट की आवश्यकता नहीं होती, यानी रिफ्रेशिंग सर्किट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, स्टैटिक रैम का उपयोग छोटे या मध्यम आकार की मेमोरी के लिए होता है, यानी स्टैटिक रैम छोटे और मध्यम आकार की मेमोरी के लिए होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डायनेमिक रैम की। ठीक, तो डायनेमिक रैम क्या है? डायनेमिक रैम में स्टोर इंफॉर्मेशन विद्युत प्रदाय चालू रहने की स्थिति में भी एक निश्चित अंतराल पर नष्ट होती रहती है। देखिए, उसमें विद्युत प्रदाय अगर आपको होता, अगर उसमें विद्युत प्रदाय होता रहता है और इसमें विद्युत प्रदाय होने के बाद भी आपका जो डेटा है वो नष्ट होता रहता है धीरे धीरे। ठीक है, ये अंतर समझ लीजिए, नष्ट होती रहती है। यह अंतराल बहुत छोटा होता है, अतः डायनेमिक रैम को एक निश्चित अंतराल, सामान्यतया 2 मिलीसेकंड, आप सोचिए आपका कितना कम अंतराल है, 2 मिलीसेकंड पर रिफ्रेश करते रहने की आवश्यकता होती है, डायनेमिक रैम कहलाती है। ये इसकी डिफिनीशन है। चलिए, ये मैं पढ़ने के लिए आपको नोट्स दे दूंगा, तो अभी मैं जो बता रहा हूँ ये आप समझते जाइए कि डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम में क्या अंतर है। यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी दो तरह की होती है, एक होती है स्टैटिक रैम और दूसरा होती है डायनेमिक रैम। अब इसकी विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एडवांटेज क्या है? ठीक है, पहला, पावर की खपत कम होती है, डायनेमिक रैम में भी पावर की खपत कम होती है। दूसरा, पैकिंग डेंसिटी अधिक होती है। ठीक है, तीसरा, यह कम खर्चीली है, वो भी कम खर्चीली है लेकिन यह भी कम खर्चीली है। ठीक है, यह स्लो होती है, वो फास्ट होती है, यानी स्टैटिक फास्ट होती है, डायनेमिक स्लो होती है। बड़े आकार की मेमोरी के लिए उपयोग होती है, वह छोटे आकार की मेमोरी के लिए उपयोग होती है, ये बड़े आकार की मेमोरी के लिए उपयोग होती है। तो ये इसमें अंतर है स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। ठीक है, फिर कुछ लोग इसी में अगर हम बात कर रहे हैं तो इंटीग्रेटेड रैम बोलते हैं, आईसी आपने सुना होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ इंटीग्रेटेड रैम होती है, जैसे आईसी का नाम आपने सुना है तो इंटीग्रेटेड रैम होती है। ठीक है, या कहें तो फेरोमैग्नेटिक रैम होती है। ये कई नाम है इनके जो रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। फिर ये कहें हम कि नॉन वोलेटाइल रैम होती है। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल रैम जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो रैम का सीधे रैंडम एक्सेस मेमोरी ये दो तरह की होती है, इसको ऐसे बोल सकते हैं, पहला स्टैटिक रैम और दूसरा डायनेमिक रैम। तो स्टैटिक रैम क्या होती है और डायनेमिक रैम क्या होती है, 2 नंबर का आता है और इसको आपको इतना एक्सप्लेन करना है, 2 लाइनों में ही एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो अभी इसके पहले जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था स्टैटिक और डायनेमिक, ये दोनों चीजें बताया था। ठीक है, अब तीसरा रैम हो गया, यानी पहला मेन मेमोरी में पहला नंबर हमारा किसका आया, पहला नंबर हमारा आया रैम का। ठीक, दूसरा नंबर आया हमारा रोम का। ये आप जानते ही होंगे, इसको भी मैंने बता चुका हूँ, रोम रीड ऑनली मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी, यानी
कि अब भी इसके पहले जैसे हमने बात किया कि रैंडम एक्सेस मेमोरी दो तरह की होती है, और वो कौन कौन से होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। तो इसी तरह से रैम होती है, रैम रीड ऑनली मेमोरी होती है। अब ये क्या होती है इसको आप समझिए। जब किसी मेमोरी से बाइनरी डिजिट की अवस्था को रीड तो किया जा सके किंतु उसे परिवर्तन नहीं किया जा सके, तब ऐसी मेमोरी रीड ऑनली मेमोरी कहलाती है। अब बाइनरी फॉर्मेट क्या है, जैसे मैंने आपको बता चुका हूं कि बाइनरी फॉर्मेट 1 और 0, ठीक है। 1 और 0 क्या है, बाइनरी फॉर्मेट है। तो ये इसको क्या कर सकती है, रीड तो किया जा सके लेकिन परिवर्तित नहीं किया जा सके। इसको रीड कर सकता है लेकिन उसको परिवर्तित नहीं कर सकता। कौन, रोम। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ये मैंने पहले भी बताया कि रोम क्या है, रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें क्या है, यह इंफॉर्मेशन को अपने में स्थायी रूप से स्टोर रखती है। यह इंफॉर्मेशन को अपने में स्थायी रूप से स्टोर रखती है, ठीक है। रोम भी एक रैंडम एक्सेस गुण वाली मेमोरी है। रोम भी एक रैंडम एक्सेस मेमोरी वाली मेमोरी है, रैंडम एक्सेस गुण वाली मेमोरी है, ठीक है। फिर रैम जो रोम होता है, असेंबलर, कंपाइलर, मॉनिटर। अब ये असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, मॉनिटर तो आप जानते हैं। असेंबली लैंग्वेज है तो आपने सुना हो, कंपाइल सुना हो, ठीक है। अगर नहीं सुना है तो कंपाइल, यानी जब हम प्रोग्राम को बनाते हैं तो कंपाइल करते हैं, मतलब उसको पहले उसके जो भी एरर्स हैं उनको फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डीबगिंग जिसको बोलते हैं, डीबगिंग मतलब उसमें एरर, ठीक है। जैसे प्रोग्राम या अन्य दूसरे प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर करने की आवश्यकता होती है। तो जो ये प्रोग्राम्स बनते हैं इनको कहीं ना कहीं स्टोर किया जाता है, तब इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। रोम का उपयोग विशेष रूप से कोड कन्वर्जन, टेबल्स, मैनिपुलेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इनमें काम किया जाता है। जैसे मान लीजिए 2 into 2 तो 2 गुणे 2। तो जब ये काम किया जाता है रोम का यूज होता है वहां पे। रोम सिंपल चिप या सिंपल चिप होती है। अगर हम बात करें तो रोम एक सिंपल चिप होते हैं। रीड ओनली मेमोरी क्या है, एक सिंपल चिप होती है। तो यहाँ अब आप समझ सकते हैं कि रोम हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट की, तीसरी मेमोरी है आपकी इसका भी आपने नाम सुना होगा, रोम, या मैं कैपिटल रोम। इसका अगर हम बात करें प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल एक ऐसी रोम है। अब देखिए ये रोम के अंदर है पी रोम, ठीक है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलिए अपन इसको अब नेक्स्ट टॉपिक पे लेंगे। अब भी आपको मैं सिर्फ 2 ही मेमोरी बता रहा हूँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये सब मेन मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ईपी रोम, ठीक है, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, ये सभी मेन मेमोरी के अंतर्गत आने वाले हैं। तो चलो इसको अच्छा खत्म ही कर देते हैं अपन। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्राम एक ऐसी रोम है जिसे उपयोगकर्ता केवल एक बार प्रोग्राम कर सकता है। अब सोचिए,
सिर्फ उसमें एक बार ही प्रोग्राम कर सकता है। एक बार प्रोग्राम कर देने के बाद इंफॉर्मेशन को जब आवश्यकता हो, वह जितनी आवश्यकता हो रीड किया जा सकता है। जब स्टोर हो जाएगा तो आपको जितनी बार चाहें आप उतनी बार उसको पढ़ सकते हैं, परंतु उसे पुनः राइट नहीं किया जा सकता। रीड बस किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता। रोम में क्या स्टोर करना अर्थात कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर करना उपयोगकर्ता द्वारा निर्णित होता है, यानी जो यूजर होता है। उपयोगकर्ता कौन? जो काम करता है, जो यूज करता है, ठीक है। अर्थात कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर करना है उसके लिए हम कंप्यूटर रोम की तरह उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पी रोम भी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें प्रोग्राम स्थायी रूप से स्टोर किए जाते हैं। प्रोग्राम स्थायी रूप से स्टोर किए जाते हैं। पी रोम को प्रोग्राम करने हेतु एक विशेष उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसे हम पी रोम प्रोग्रामर कहते हैं या पी रोम कहते हैं, ठीक है। पी रोम या प्रोग्रामर कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका एरेजेबल ईपी रोम जिसको हम बोलते हैं, ये कह सकते हैं। चौथा पी रोम, ठीक है। अब ईपी रोम इसको इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक। ईपी रोम एक ऐसी पी रोम है जिसमें स्टोर इंफॉर्मेशन को इरेज किया जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है। इरेजेबल, नॉट इलेक्ट्रिकली। इरेजेबल, इरेजेबल मतलब इरेज करना। इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल मतलब मिटा, इरेजर होता है, इरेजर जिसको हम मिटा सकते हैं। तो ये ईपी रोम एक ऐसी रोम है जिसमें स्टोर इंफॉर्मेशन को इरेज किया जा सकता है, ठीक है। इरेज किया जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है विशेष उपकरणों द्वारा। ईपी रोम में कोई इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है विशेष परिस्थिति में, ठीक है। विशेष उपकरणों द्वारा, ठीक है। ईपी रोम में स्टोर इंफॉर्मेशन को मिटाने के लिए उसे अल्ट्रा वायलेट लाइट यानी पराबैंगनी किरणें जिसको हम बोलते हैं में 10 से 20 मिनट तक रखना होता है। अगर आपको इरेज करना है तो 10 से 20 मिनट तक इसको रखना पड़ता है, ठीक है। ईपी रोम में इंफॉर्मेशन स्टोर कर देने के बाद उसे माइक्रो कंप्यूटर में रोम की तरह उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। ईपी रोम को पुनः उपयोग करने के लिए उसमें स्टोर इंफॉर्मेशन में कोई सुधार करने के लिए ईपी को माइक्रो कंप्यूटर से निकालकर उस पर तब तक अल्ट्रावायलेट लाइट डालते हैं जब तक कि उसमें स्टोर इंफॉर्मेशन पूर्णतः मिट ना जाए। इसके पश्चात उसमें नई इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहलाती है, ठीक है, ठीक है। ईपी रोम सस्ती होती है, अगर बात करें तो ये सस्ती होती है, विश्वसनीय होती है, बहुत अधिक उपयोग होती है, किंतु इसके साथ निम्न परेशानियां भी हैं। अगर आप बात करें तो इसके डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है। इसमें स्टोर इंफॉर्मेशन को चेंज करने की प्रोसेस की सुविधाजनक न होना, यानी इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट बहने हेतु रखने हेतु इस बोर्ड को पूर्णतः निकालना होता है, ठीक है। उपयोगकर्ता केवल किसी एक लोकेशन या इंफॉर्मेशन को नहीं मिटा सकता। उपयोगकर्ता मतलब जो इसको यूज करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मेमोरी जो आती है ईपी रोम के बाद
इसके बाद आती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कहें तो नेक्स्ट आपकी आएगी EEPROM, ठीक है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये सब किसके अंतर्गत अभी चल रही है? मेन मेमोरी के अंतर्गत। ये याद रखिएगा, किसके अंतर्गत चल रही है? मेन मेमोरी के अंतर्गत। अब ये क्या होती है, ये किस तरह से काम करती है, मेमोरी कैसे काम करती है? तो इंफॉर्मेशन को इरेज करने हेतु इसे पहले ये समझ लो। इसके पहले क्या बता रहा था मैं कि मेन मेमोरी भी इसी को बोलते हैं, इसी को आपका प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं और इसी को सेमीकंडक्टर मेमोरी बोलती हैं। तो इसमें जैसे मैंने आपको मेन मेमोरी बताया, रैम, रोम, पीरोम, ईपीरोम, डबल ईपीरोम, ठीक है। रैम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, रैंडम एक्सेस स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। रोम रीड ओनली मेमोरी, तो ये इसको मैंने एक्सप्लेन किया। अब 5वीं आती है आपके डबल ईपीरोम। अब देखिए डबल ईपीरोम एक रीड ओनली मेमोरी है जिसमें विशेष सर्किट की सहायता से इससे पहले से स्टोर इंफॉर्मेशन को मिटाए बिना किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी भी समय स्टोर किया जा सकता, बिना मिटाए, ठीक है, स्टोर किया जा सकता है। यह इलेक्ट्रिकली अल्ट्रावायलेट है क्योंकि इसमें स्टोर इंफॉर्मेशन को एक इलेक्ट्रिक टॉर्च के उपयोग द्वारा मिटाया जा सकता है। तो इसको इलेक्ट्रिकली टॉर्च के द्वारा मिटाया जा सकता है। अगर हम डबल ईपीरोम या ईपीरोम के लाभ के बारे में अगर बात करें तो इंफॉर्मेशन को इरेज करने हेतु इसे माइक्रो प्रोसेसर बोर्ड से निकालने या अलग करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। दूसरा, मिटाने की प्रक्रिया में लगने वाला समय केवल कुछ मिलीसेकंड का होता है, कुछ मिलीसेकंड का ही होता है। डेटा का केवल एक बाइट या संपूर्ण डिवाइस इंफॉर्मेशन में मिटाई जा सकती है, ठीक है। बाइट और बिट, ये फिर से शब्द आए हैं, आप इनको समझिए। बाइट और बिट क्या है? बिट सबसे छोटी इकाई, जैसे 0 और 1 बाइट, ये 8 बिट बराबर 1 बाइट, ठीक है। तो इस तरह से हम बात करें तो हमने अभी जो बात किया वो सिर्फ प्राइमरी मेमोरी की बात किया, और प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी या सेमीकंडक्टर मेमोरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो मेन मेमोरी में हमारे ये मेमोरीज आती हैं, रैम, रोम, पीरोम, ईपीरोम, डबल ईपीरोम, ठीक है। चलिए, तो आज मैं आपकी क्लास यहीं पे अब समाप्त करता हूँ, ठीक है। अब आप इसको पढ़िए। तो ये पूरा आज मेमोरी का चैप्टर हो गया, मेन मेमोरी का। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे लेके फिर आते हैं। चलिए, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल।